पूरे स्कूल में जिस एस रैंक के बेकार प्रोफेशन का मजाक उड़ाया जाता था, उसी लड़के ने सिर्फ 3 दिन में 1 लाख एक्सप्लोसिव तालिस्मैन्स तैयार कर डाले। और उसका मकसद था उस बॉस को एक ही झटके में खत्म करना, जिसे छूने तक की किसी की हिम्मत नहीं थी। पूरी एकेडमी उसे देखकर हंस रही थी। सबको लग रहा था कि ये लड़का अपनी मौत को बुला रहा है। यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी, जिसने अभी अभी एसएस रैंक वेपन मेज का प्रोफेशन अवेकन किया था, उसी के सामने उससे रिश्ता तोड़ दिया और ड्रैगन फैमिली के यंग मास्टर की बाहों में चली गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके टैलिस्मन्स में माना खर्च ही नहीं होता था और उन्हें एक्टिवेट करने में कोई कास्टिंग टाइम भी नहीं लगता था। बस उसके मन में एक ख्याल आया और हजारों टैलिस्मन्स एक साथ फट सकते थे। जब उसने ड्राईवुड टाउन के एक गहरे कुएं के नीचे पूरे 1 लाख एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स दफना दिए, तो उसने बस एक शब्द कहा, ब्लास्ट। और अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में मशरूम क्लाउड उठ गया और वो सीधे लेवल 0 से लेवल 10 पर पहुंच गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। जिस लड़की ने कभी उसे कमजोर समझकर छोड़ दिया था, वही अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ऑक्शन हाउस के बाहर खड़ी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस गरीब लड़के के बेचे हुए इक्विपमेंट के बचे खुचे सामान से ही उसे कुछ फायदा मिल जाएगा। कुछ समय पहले एकेडमी में सभी स्टूडेंट्स का प्रोफेशन अवेकनिंग चल रहा था। टीचर मंच पर खड़े होकर बोल रहा था, प्रोफेशन अवेकन होने के बाद तुम सभी सुपरनैचुरल लोगों की दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारा काम लोगों की रक्षा करना और मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। उम्मीद है कि तुम्हारी जनरेशन इंसानों की खोई हुई जमीन वापस हासिल करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स को उसकी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि इतने सालों से ह्यूमंस प्रोफेशन अवेकन करके पावरफुल बन रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स भी लगातार स्ट्रांग होते जा रहे थे। इंसानों की खोई हुई जमीन वापस लेना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसी दुनिया के एक पुअर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला था लू युआन। वो आज अपना प्रोफेशन अवेकन करने आया था और उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि उसे कोई पावरफुल प्रोफेशन मिले ताकि वो अपनी किस्मत बदल सके। लू युआन एक ट्रांसमाइग्रेटर था, लेकिन इस दुनिया में हाई वॉल्स के बाहर मॉन्स्टर्स का राज था और जगह जगह डेंजरस डंजन्स और सीक्रेट रेल्म्स मौजूद थे। बिना सुपरनैचुरल पावर के यहां कोई कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे स्टूडेंट्स एक एक करके अवेकनिंग डिवाइस के अंदर जाने लगे। ये डिवाइस करीब 3 मीटर ऊंचे एक विशाल ट्रांसपेरेंट एग जैसा दिखता था, जिसके अंदर रहस्यमयी रून्स चमक रही थीं। 18 साल की उम्र पूरी होते ही कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर जाकर अपना प्रोफेशन अवेकन कर सकता था। पहले कई स्टूडेंट्स ने बी रैंक बर्सर्कर और ए रैंक आर्चर जैसे प्रोफेशंस अवेकन किए, लेकिन तभी अचानक एक नाम सुनाई दिया, ल्यू शुआंग शुआंग, एसएस रैंक वेपन मैच। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे, क्योंकि उनके स्कूल में पहली बार किसी ने एसएस रैंक प्रोफेशन अवेकन किया था। ल्यू शुआंग शुआंग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसे एसएस रैंक वेपन मैच प्रोफेशन भी मिला था। लेकिन इस प्रोफेशन को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मनी की जरूरत थी। कुछ स्टूडेंट्स कहने लगे कि ल्यू शुआंग शुआंग तो पुअर डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन इतनी टैलेंटेड लड़की को कोई ना कोई रिच पर्सन जरूर सपोर्ट करेगा। तभी किसी ने धीरे से कहा, रिच लोग किसी को ऐसे ही सपोर्ट नहीं करते, बदले में उन्हें कुछ चाहिए होता है। और फिर उसने लू युआन की तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें सामने लू युआन दिखाई नहीं दे रहा? वो ल्यू शुआंग शुआंग का बॉयफ्रेंड है। ये बातें लू युआन ने भी सुन ली थीं। ल्यू शुआंग शुआंग उसकी बचपन की दोस्त और गर्लफ्रेंड थी। दोनों ने एक प्रॉमिस किया था कि जिसका प्रोफेशन ज्यादा पावरफुल होगा, वो भविष्य में दूसरे का साथ देगा। लेकिन अब ल्यू शुआंग शुआंग को एसएस रैंक प्रोफेशन मिल चुका था। लू युआन को खुद नहीं पता था कि क्या वो उससे ज्यादा पावरफुल प्रोफेशन अवेकन कर पाएगा, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया था कि चाहे उसे कोई भी प्रोफेशन मिले, वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगा। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार लू युआन की बारी आई। जैसे ही वो अवेकनिंग डिवाइस के अंदर गया, एक अजीब एनर्जी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। अगले ही पल
उसकी आंखों के सामने अनगिनत रहस्यमयी रनस दिखाई देने लगीं और उनमें से एक शब्द बार बार चमक रहा था, ब्लैस। लू युआन तुरंत समझ गया कि शायद उसका प्रोफेशन फू मास्टर है, और तभी उसके दिमाग में एक जानकारी आई, अवेकनिंग सक्सेसफुल, एस रैंक फू मास्टर। टीचर ने जैसे ही ये देखा, उसके चेहरे पर भी निराशा आ गई, क्योंकि फू मास्टर को सभी एस रैंक प्रोफेशंस में सबसे बेकार माना जाता था। बाकी एस रैंक प्रोफेशनल्स मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए नए स्किल्स सीख सकते थे, और कभी कभी मॉन्स्टर्स को मारने पर स्किल बुक्स भी मिल जाती थीं, लेकिन फू मास्टर को शुरुआत में सिर्फ एक बेसिक ब्लेस स्पेल मिलता था, और उसके बाद नए ब्लेस स्पेल सीखने का कोई तरीका ही नहीं था। यहां तक कि प्रोफेशन अपग्रेड करने पर भी उसे कोई नया स्किल नहीं मिलता था। इसीलिए लोगों का मानना था कि एस रैंक फू मास्टर मिलने से बेहतर है कि कोई सी रैंक कॉम्बैट प्रोफेशन ही अवेकन कर ले। लेकिन जैसे ही लू युआन अवेकनिंग डिवाइस से बाहर निकला, उसके दिमाग में अचानक एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी, कंग्रेचुलेशंस मास्टर, फू मास्टर प्रोफेशन अवेकन हो चुका है, सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। फू मास्टर प्रोफेशन इनकम्प्लीट पाया गया है, इसलिए सिस्टम इसे कंप्लीट कर रहा है। फू मास्टर को ईएक्स रैंक प्रोफेशन में अपग्रेड किया जा रहा है। इसके बाद दो और नोटिफिकेशंस आईं। पैसिव टैलेंट एक, ब्लेस स्पेल्स एक्टिवेट करने में कोई कास्टिंग टाइम नहीं लगेगा और मैना कंज्यूम नहीं होगा। पैसिव टैलेंट 2, हर 5 लेवल बढ़ने पर एक नया ब्लेस स्पेल मिलेगा। यह सुनते ही लू युएन समझ गया कि यह कोई सपना नहीं था। उसके अंदर सच में सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। एक ट्रांस माइग्रेटर के तौर पर उसका असली चीट अब सामने आ चुका था। एस रैंक का सबसे बेकार माना जाने वाला फू मास्टर अब ईएक्स रैंक बन चुका था, और उसके पास ऐसी 2 पैसिव टैलेंट्स थीं जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देने वाली थीं। अब लू युआन के सामने एक ऐसी राह थी जो उसे धीरे धीरे एक अनस्टॉपेबल पाथ पर ले जाने वाली थी। वह सोच रहा था कि ल्यू शुआंगशुआंग को साथ लेकर घर जाए और आगे मॉन्स्टर्स को फार्म करने का प्लान बनाए। तभी ल्यू शुआंगशुआंग खुद उसकी तरफ आने लगी। लू युएन ने साफ देखा कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी झिझक थी। लू युआन का दिल तुरंत कह उठा, कुछ गड़बड़ है। लियू शुआंग उसके सामने आकर करीब आधे मिनट तक चुप रही, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की कोशिश कर रही हो। आखिरकार उसने कहा, लू युआन, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स ने सुन लिया और तुरंत उनकी तरफ देखने लगे। इतने लोगों की नजरें खुद पर पड़ते ही लियू शुआंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। आखिर उसे अपने प्रोफेशन को लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज की जरूरत थी। क्या वह लू युएन के फू मास्टर प्रोफेशन के भरोसे रहकर इतना पैसा कमा सकती थी कि वह इक्विपमेंट और स्किल बुक्स खरीद सके? नहीं, यह काफी नहीं था। वह मन ही मन ऐसी वजह सोच रही थी जिससे उसका फैसला गलत भी न लगे, लेकिन लू युआन का जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है, बस इतना ही। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था, जैसे उसने कोई बहुत मामूली बात सुनी हो। यह देखकर लियू शुआंग को उल्टा गुस्सा आने लगा। इतने सालों की चाइल्डहुड फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप क्या उसके लिए इतनी बेकार थी? क्या लू युआन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था? उसने फिर पूछा, तुम क्या सच में ब्रेकअप के लिए तैयार हो? लू युआन ने शांत आवाज में कहा, तुमने कहा कि तुम अलग होना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? लू युआन ने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा फिल्मी सीन आएगा, लेकिन अगर लियू शुआंग ने अपना रास्ता चुन लिया था तो वह उसे रोकने वाला नहीं था। यहां तक कि अगर उसके पास सिस्टम भी ना होता और वह सच में एक बेकार प्रोफेशन वाला इंसान होता, तब भी वह यही करता, क्योंकि वह जानता था जो इंसान साथ नहीं रहना चाहता उसे जबरदस्ती रोकने का कोई मतलब नहीं। लियू शुआंग ने जो बातें पहले से सोच रखी थीं, अब उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आखिरकार उसने कहा, लू युएन, आई होप तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। अब हम दोनों एक ही दुनिया के इंसान नहीं हैं। अगर हम जबरदस्ती साथ रहे
तो दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे। लू युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें गलत समझूं? नहीं, जैसा तुमने कहा, हम सच में अब एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। तभी एक स्टाइलिश कपड़े पहना हुआ स्टूडेंट वहां आया और सीधे लू युआन के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, लू युआन, मैंने पहले ही कहा था ना, सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होने से क्या फायदा। ग्रेजुएशन के बाद हर कोई अपना फैसला खुद करता है। वैसे शुआंग शुआंग की वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में अभी एक गार्ड की जरूरत है। लू युआन उस लड़के को पहचानता था। उसका नाम लॉन्ग हाउचिन था और वह मशहूर लॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर था। लॉन्ग हाउचिन पहले भी कई बार ल्यू शुआंग शुआंग को परस्यू कर चुका था, लेकिन उस समय ल्यू शुआंग शुआंग ने उसे साफ मना कर दिया था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। ल्यू शुआंग शुआंग को अपने एसएस रैंक वेपन मैच प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मनी चाहिए थी। पहले उसे लू युआन से थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि स्कूल में लू युआन हमेशा टॉप स्टूडेंट रहा था। उसे लगता था कि शायद लू युआन कोई पावरफुल प्रोफेशन अवेकन करेगा और फिर मेहनत करके दोनों का फ्यूचर बदल देगा। ऊपर से लू युआन लॉन्ग हाउचिन से ज्यादा हैंडसम भी था। अगर उसके अंदर टैलेंट एंड पोटेंशियल होता तो लियू शुआंग शुआंग को लगता था कि लू युएन ही बेहतर चॉइस है। इसी वजह से प्रोफेशन अवेकनिंग से पहले लॉन्ग हाउचन ने उसे मैसेज करके अपना सपोर्ट ऑफर किया था, लेकिन लियू शुआंग शुआंग ने तुरंत हां नहीं कहा। वह लू युएन के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि लू युएन ने एस रैंक फू मास्टर प्रोफेशन अवेकन किया है, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। एस रैंक नाम सुनने में भले ही पावरफुल लगता था, लेकिन फू मास्टर को इस दुनिया का सबसे बेकार प्रोफेशन माना जाता था। उसी पल ल्यू शुआंग शुआंग ने लॉन्ग हाउचन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब जब लॉन्ग हाउचन लू युएन को इंसल्ट कर रहा था, ल्यू शुआंग शुआंग उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, हाउचैन, चलो यहां से चलते हैं। इतना कहकर उसने लॉन्ग हाउचैन का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर लू युआन को नहीं देखा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। बेचारा लू युआन, पता नहीं उसे कोई और प्रोफेशन क्यों नहीं मिला। आखिर फू मास्टर ही क्यों? दूसरा बोला, इसमें ल्यू शुआंगशुआंग की भी क्या गलती? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी लॉन्ग हाउचन को चुनता। तभी किसी ने कहा, असल गलती तो ल्यू शुआंगशुआंग की थी। उसे पहले लू युएन की गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने उसे तुरंत चुप करा दिया। धीरे बोल, मरना है क्या? अब ल्यू शुआंग शुआंग एक एसएस रैंक वेपन मैज है, उसके पीछे भी उसके बारे में बोलने की हिम्मत कर रहे हो? लू युआन ने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये लोग बस कुछ समय के राहगीर थे, जिन्हें उसकी जिंदगी से आगे निकल जाना था। वह वापस अपने पुअर डिस्ट्रिक्ट वाले घर पहुंचा। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें थीं और पूरा मकान काफी पुराना हो चुका था। यही छोटा सा घर उसके पेरेंट्स की इकलौती विरासत थी। उसकी मदर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और पुअर डिस्ट्रिक्ट में अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे। इसलिए जब लू युआन सिर्फ 5 साल का था, तभी उसकी मदर की मौत हो गई थी। उसके फादर की मौत तब हुई जब लू युआन 12 साल का था। उस समय उसके फादर और लियू शुआंग शुआंग के फादर साथ में हंटिंग मिशन पर गए थे, लेकिन एक हादसे में लियू युआन के फादर की जान चली गई। लियू शुआंग शुआंग के फादर भी बुरी तरह घायल हुए थे और काफी समय तक उनका इलाज चलता रहा। उस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी हंटिंग नहीं की और सिटी में एक सस्ता लेबर जॉब करने लगे। लू युएन आज तक सिर्फ फेडरेशन की पॉलिसीज की वजह से ही जिंदा रह पाया था। 18 साल की उम्र तक बच्चों को स्कूल में फ्री एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस मिलते थे, लेकिन 18 साल के बाद हर किसी को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता था। आखिर फेडरेशन हमेशा किसी को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। घर लौटकर लू युआन पुराने टूटे सोफा पर बैठ गया और अगले दिन की प्लानिंग करने लगा। तभी अचानक उसे एक परफेक्ट लेवलिंग स्पॉट याद आया।
उसे याद आया कि जब ल्यू शुआंग शुआंग के अंकल हंटिंग से लौटे थे, तब उन्होंने एक बॉस डंजन के बारे में बताया था। उसका नाम था ड्राई वुड टाउन। ये एक लेवल 30 डंजन था, लेकिन वहां कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था। पूरे डंजन में सिर्फ एक बॉस रहता था, जो ड्राई वुड टाउन के एक गहरे वेल के अंदर छिपा रहता था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह बॉस खुद से किसी इंसान पर अटैक नहीं करता था, लेकिन जैसे ही कोई उसे अटैक करता, वह वेल से बाहर निकलकर अपना हंट शुरू कर देता था। उस बॉस की स्ट्रेंथ बेहद खतरनाक थी, लेकिन लू युएन की आंखों में अचानक चमक आ गई। ऐसा बॉस जो मुझे तैयारी करने का पूरा टाइम दे। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो शायद उसके साथ नाइंसाफी होगी। और फिर उसने अपनी मुट्ठी कस ली। और अब मेरा रिवेंज भी पूरा होना चाहिए। लू युएन के पास इस समय जो मुख्य टैलिस्मन था, उसका नाम एक्सप्लोसिव टैलिस्मन था। इसकी खासियत थी कि इसे तुरंत एक्सप्लोड करने की जरूरत नहीं थी। जब तक लू युएन खुद इसे एक्टिवेट न करे, वह पहले से हजारों लाखों टैलिस्मन्स तैयार करके रख सकता था। यानी वह 1000, 10,000 या यहां तक कि 1,00,000 एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स भी पहले से तैयार कर सकता था। और अगर सामने वाला बॉस फर्स्ट ईयर से नीचे का था, तो 1,00,000 एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी थे। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन भी थी। एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स हमेशा के लिए स्टोर नहीं किए जा सकते थे। हर टैलिस्मैन की ड्यूरेशन सिर्फ 6 घंटे थी। बाकी टैलिस्मैन्स की भी यही लिमिटेशन थी। अगर यह लिमिटेशन न होती तो फू मास्टर प्रोफेशन इतना बेकार नहीं माना जाता। लेकिन दूसरे फू मास्टर्स के लिए 6 आवर्स में ज्यादा टैलिस्मन्स बनाना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें हर टैलिस्मन को धीरे धीरे हवा में हाथ से ड्रॉ करना पड़ता था। लेकिन लू युएन के लिए सिचुएशन पूरी तरह अलग थी, क्योंकि उसके पास सिस्टम था। दूसरे फू मास्टर्स को तालिस्मैन बनाने के लिए म्याना खर्च करके धीरे धीरे उन्हें तैयार करना पड़ता था, लेकिन लू युआन के लिए यह काम बिल्कुल आसान था। उसे बस मन में एक बार सोचना होता और एक्सप्लोसिव टैलिस्मन तुरंत उसके सामने आ जाता। सिर्फ 1 सेकंड में वह 10 टैलिस्मन्स बना सकता था। यानी अगर उसे थोड़ा टाइम मिल जाए तो वह हजारों नहीं बल्कि लाखों टैलिस्मन्स तैयार कर सकता था। पूरी रात आराम करने के बाद अगले दिन लू युएन लेवलिंग के लिए निकल पड़ा। वह कास्टिंग सिटी के साउथ गेट पर पहुंचा। वहां मौजूद गार्ड ने उसे देखते हुए पूछा, युवा भाई, कहां जाना है? सिटी गेट से कई रास्ते निकलते थे। एक तरफ सेफ राउट्स थे जो अलग अलग डंजन्स की तरफ जाते थे। डंजन्स के आसपास आमतौर पर मॉन्स्टर्स नहीं घूमते थे, और यही वजह थी कि बिगिनर्स के लिए लेवल अप करने की ये सबसे सेफ जगह मानी जाती थी। सबसे बड़ी बात, डंजन्स के मॉन्स्टर्स का पैटर्न पहले से पता होता था, और पुराने एक्सपर्ट्स उनके लिए डिटेल्ड गाइड्स छोड़ चुके थे। अगर कोई उन गाइड्स के हिसाब से टीम वर्क करे तो बिना ज्यादा नुकसान के डंजन क्लियर किया जा सकता था। दूसरी तरफ एक रास्ता वाइल्ड एरिया की तरफ जाता था। वहां मौजूद मॉन्स्टर्स के बारे में किसी को ठीक से पता नहीं होता था कि वे कब और कैसे अटैक करेंगे। इसीलिए आमतौर पर फर्स्ट ईयर से नीचे के सुपरनैचुरल लोगों को अकेले वाइल्ड एरिया में जाने की अनुमति नहीं थी। फर्स्ट ईयर के बाद भी अकेले जाने के बजाय कई लोगों के साथ जाने की सलाह दी जाती थी। लू युआन को देखकर गार्ड तुरंत समझ गया कि वह एक नया लेवलिंग प्लेयर है। आखिर ग्रेजुएशन सीजन चल रहा था और इन दिनों बहुत सारे नए अवेकेंड स्टूडेंट्स डंजन्स में लेवल अप करने जा रहे थे। लू युएन ने कहा, नंबर 3 डंजन। गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। गेट के बाहर से नंबर 3 डंजन तक जाने के लिए एक बस खड़ी थी। बस में पहले से 5 से 6 लोग बैठे थे। उनमें से कुछ लू युएन को पहचानते भी थे। जैसे ही उन्होंने उसे अकेले बस में चढ़ते देखा, उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी। शायद वे सोच रहे थे, ये अकेला लेवलिंग करने जा रहा है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी ने अपनी बातें मन में ही रखीं। लू युआन चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद 2 और लोग बस में चढ़े और करीब आधे घंटे बाद बस अपने टाइम पर चल पड़ी।
लगभग 30 मिनट बाद वे नंबर 3 डंजन एरिया में पहुंच गए। यहां सिर्फ एक डंजन नहीं था, बल्कि कई डंजन्स मौजूद थे, लेकिन एक डंजन के गेट पर एक भी इंसान नहीं था। वही डंजन लू युएन को चाहिए था। ड्राई वुड टाउन डंजन। लू युएन की आंखों में चमक आ गई। आज उसका मकसद सिर्फ लेवल अप करना नहीं था। आज उसे बॉस को खत्म करके अपना रिवेंज लेना था। लेकिन जैसे ही वह ड्राईवुड टाउन की तरफ जाने लगा, अचानक सामने दो जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, लॉन्ग हाउचें और लियू शुआंग शुआंग। उनके पीछे एक मिडिल एज्ड मैन भी था, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वह दोनों को लेवल अप कराने आया था। लॉन्ग हाउचेन ने लू युआन को देखकर ताना मारा। लू युआन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अकेले यहां लेवलिंग करने की हिम्मत कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रोफेशन ठीक से ग्रो होने से पहले ही कोई मॉन्स्टर तुम्हें खा जाए। क्या तुम सच में अपनी जान की परवाह नहीं करते? लियू शुआंग शुआंग ने भी पड़ोस की लड़की जैसा कंसर्न दिखाते हुए कहा, लू भाई, तुम वापस चले जाओ। कोई तुम्हारे साथ पार्टी बनाना नहीं चाहता। अकेले जाना बहुत डेंजरस है। लू युएन मन ही मन उसकी एक्टिंग देखकर हैरान था। कल ही ब्रेकअप किया और आज ऐसे कंसर्न दिखा रही है। लगता है खुद को समझाने में काफी अच्छी है। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम दोनों अपने काम से काम रखो। लू युआन को पता था कि वे यहां उसकी चिंता करने नहीं आए थे। वे बस उसे नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर साबित करना चाहते थे। ऐसे लोगों के लिए भला वह रिस्पेक्ट क्यों दिखाता? लॉन्ग हॉचन को लू युएन का काल्म एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बोला, मेरे सामने इतना कूल बनने की जरूरत नहीं है। अगर सच में तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो चलो कंपटीशन करते हैं। देखते हैं हम दोनों में से कौन पहले सेकंड टियर प्रोफेशन अपग्रेड करता है। हिम्मत है? लू युएन हर बार उसकी बात इग्नोर कर रहा था, और यही चीज लॉन्ग हाउचे को अंदर से जला रही थी। वह चाहता था कि किसी भी तरह लू युआन को चैलेंज में खींचे, ताकि सबके सामने उसे बुरी तरह हरा सके। लू युआन ने पूछा, अगर कंपटीशन करनी है तो बेट क्या होगा? लॉन्ग हाउचिन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो बस मेरे सामने एक बार घुटने टेक कर माफी मांग देना। डील? लू युएन ने हल्की हंसी के साथ कहा, 1 मिलियन? मुझे इसकी जरूरत नहीं। ऐसा करते हैं, 1 महीने बाद स्कूल में रियूनियन है। उस दिन जो हारेगा वो पूरी एकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने दूसरे को घुटने टेक कर माफी मांगेगा। क्या तुम इतना बड़ा बेट लगाने की हिम्मत रखते हो? अब लू युएन भी थोड़ा सीरियस हो चुका था। लॉन्ग हाउचन ने उसे लगातार उकसाया था, इसीलिए अब उसे थोड़ा सबक सिखाना जरूरी था। तभी लियू शुआंग शुआंग ने कहा, लू भाई, सिर्फ 1 महीने में प्रोफेशन अपग्रेड कैसे होगा? ये तो इम्पॉसिबल है। उसकी ये बात सुनते ही लॉन्ग हाउचन को एक बात याद आई। फर्स्ट प्रोफेशन अपग्रेड लेवल 30 पर और सेकंड अपग्रेड लेवल 50 पर होता था। उसने तुरंत कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 महीने बाद तुम कहोगे कि हम दोनों ही अपग्रेड नहीं कर पाए, इसलिए बेट कैंसिल हो गया? लू युएन ने शांत होकर कहा, 1 महीने बाद देख लेंगे कि किसका लेवल ज्यादा है। लॉन्ग हाउचिन ने तुरंत हाथ बढ़ाया और बोला, डील। लू युआन ने भी बिना झिझक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने लियू शुआंग शुआंग की तरफ ठंडी नजरों से देखा। अब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था कि उसने इस लड़की से ब्रेकअप कर लिया। कितनी चालाक है। अभी जो बात उसने कही उसका मतलब साफ था। वो चाहती है कि मैं इस बेट में हारूं। आखिर उसके हिसाब से लू युएन का लॉन्ग हाउचन से मुकाबला करना इम्पॉसिबल था। लॉन्ग हाउचन ने जाते जाते कहा, 1 महीने बाद मिलते हैं। उम्मीद है उस दिन तुम डरकर भागोगे नहीं। इसके बाद वह लियू शुआंग शुआंग को लेकर दूसरे डंजन की तरफ चला गया। दोनों को दूर जाते देखकर लू युएन ने हल्की सी हंसी दी और अकेले ड्राईवुड टाउन की तरफ बढ़ गया। डंजन के बाहर कोई क्यू नहीं थी। लू युएन ने गेट के पास जाकर डंजन डेटा रीड किया और एंट्री ऑप्शन सामने आ गया। रिकमेंडेड लेवल 30,
पार्टी मोड, मल्टीपल, ड्यूओ या सोलो। लू युएन ने बिना किसी हेजिटेशन के सोलो सिलेक्ट कर दिया। अगले ही पल एक तेज रोशनी उसके शरीर पर पड़ी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह एक सुनसान और खामोश टाउन में खड़ा था। पूरे टाउन में कोई इंसान नहीं था, यहां तक कि किसी कीड़े की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक उसका सिस्टम एक्टिवेट हुआ। नियर बाय हाई रिस्क क्रिएचर डिटेक्टेड। इसे खत्म करने पर स्पेशल रिवॉर्ड प्राप्त होगा, हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट। लू युआन की आंखें चमक उठीं। ओ, यहां हिडन मिशन भी ट्रिगर होता है। इंटरेस्टिंग। अब एक बॉस को खत्म करने से उसे 2 फायदे मिलने वाले थे। वो बॉस को भी मारेगा और स्पेशल रिवॉर्ड भी हासिल करेगा। लू युएन खुशी से टाउन के अंदर बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे वह पुराना ड्राई वेल मिल गया। उसने वेल के अंदर झांका। नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था और चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि डर पैदा हो जाए। लू युआन ने वेल को देखते हुए मन में सिर्फ एक ख्याल किया। अगले ही पल उसके हाथ की उंगलियों से एक के बाद एक एक्सप्लोजिव टैलिस्मन्स निकलने लगे। शू शू शू, और सारे टैलिस्मन सीधे उस गहरे वेल में गिरने लगे। ये काम देखने में भले ही बोरिंग था, लेकिन लू युआन जरा भी केयरलेस नहीं हो सकता था। लू युआन को इस बार जरा भी लापरवाही नहीं करनी थी, क्योंकि अभी उसका शरीर काफी फ्रेजाइल था। वह टाउन से बाहर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो थोड़ी दूरी पर डंजियन का एंट्रेंस साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर एक्सप्लोजन के बाद भी बॉस जिंदा बचा तो वह बिना पीछे देखे तुरंत डंजन से बाहर निकल जाएगा। लू युएन ने एक हाथ से हैंड सील बनाया और धीरे से सिर्फ एक शब्द बोला, एक्सप्लोड। जैसे ही उसकी आवाज निकली, मानो उसके शब्दों में ही पावर समा गई हो। अगले ही पल धड़ाम, ड्राई वुड टाउन के अंदर से इतनी जोरदार एक्सप्लोजन हुई कि पूरी जमीन कांप उठी। आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड उठ गया। लू युआन कुछ पल तक उस नजारे को देखता रहा, तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। लेकिन इस बार आवाज सिस्टम की मैकेनिकल वॉइस जैसी नहीं थी, बल्कि किसी शांत और रहस्यमयी गॉडेस जैसी लग रही थी। लेवल 30 ड्राई वुड टाउन बॉस, वेल पॉइजन फ्लेम को सफलतापूर्वक मार दिया गया। आपको 6000 EXP प्राप्त हुआ। अगले ही पल नोटिफिकेशंस लगातार आने लगीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस लेवल 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस लेवल 2 और फिर सीधे कॉन्ग्रेचुलेशंस लेवल 10। पूरे 6000 EXP ने लू युएन का लेवल सीधे 10 तक पहुंचा दिया। नॉर्मली किसी नए अवेकेंड प्लेयर को लेवल 10 तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे, चाहे कोई पावरफुल प्लेयर उसे कैरी ही क्यों न कर रहा हो। लेकिन लू युआन ने सिर्फ एक बॉस मारकर लेवल 0 से सीधे लेवल 10 तक जंप कर लिया था। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। पहली बार वेल पॉइजन फ्लेम को मारने के कारण उसे कई रेयर रिवॉर्ड्स मिले। जियालोंग स्टाफ, फायर रेसिस्टेंट रॉब, जियालोंग स्वॉर्ड और जियालोंग आर्मर। ये सभी आइटम्स ऑटोमेटिकली उसके इन्वेंट्री में चले गए। इन्वेंट्री भी प्रोफेशन अवेकनिंग के समय ही उसके साथ अनलॉक हुआ था। इसमें अनलिमिटेड स्लॉट्स थे और मॉन्स्टर्स से ड्रॉप होने वाले आइटम्स अपने आप इसमें स्टोर हो जाते थे। हालांकि इसमें नॉर्मल चीजें स्टोर नहीं की जा सकती थीं, सिर्फ मॉन्स्टर ड्रॉप्स ही रखे जा सकते थे। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आया, क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट। हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट सिर्फ फू मास्टर द्वारा वियर किया जा सकता था। इसकी सबसे खास एबिलिटी थी कि यह पहनने वाले का लेवल हाइड कर देता था। इसके अलावा सभी टैलिस्मन्स की पावर और इफेक्ट को 200% तक बढ़ा देता था। और क्योंकि लू युएन अब लेवल 10 हो चुका था, उसे 2 नए टैलिस्मन्स भी मिले। स्पीड टैलिस्मन, इसे लेग्स पर एक्टिवेट करने से स्पीड 500% बढ़ जाती थी और इसका इफेक्ट 10 मिनट तक रहता था। हीलिंग टैलिस्मन, किसी एक टारगेट पर इस्तेमाल करने से उसकी 50% लाइफ रिस्टोर हो जाती थी और साथ ही डिबफ भी रिमूव हो जाता था। यानी अचानक लू युएन के पास एक साथ 3 पावरफुल टैलिस्मन्स हो चुके थे। उसने इनके इफेक्ट्स पर एक नजर डाली और मन ही मन हंसते हुए कहा, एस रैंक फू मास्टर कमजोर होगा,
लेकिन इसका ईएक्स रैंक फू मास्टर से क्या लेना देना? इसके बाद लू युआन ने तुरंत अपना पर्सनल स्टेटस खोल लिया। नेम लू युएन, एज 18, प्रोफेशन ईएक्स रैंक फू मास्टर, लेवल 10, ईएक्सपी 500/1000, एचपी 2000, स्ट्रेंथ 100, डिफेंस 100, एजिलिटी 100, मैजिक पावर 500, माना 1000। उसके पास मौजूद एक्सप्लोसिव टैलिस्मन अब पावरफुल मॉन्स्टर्स को एक ही अटैक में खत्म करने के लिए काफी था। स्पीड टैलिस्मन की मदद से वह फास्ट मॉन्स्टर्स से दूरी बना सकता था और जरूरत पड़ने पर हीलिंग टैलिस्मन से खुद की लगभग आधी एचपी तुरंत रिकवर कर सकता था। यानी अब उसकी सर्वाइवल एबिलिटी भी काफी बढ़ चुकी थी। लू युएन ने सबसे पहले हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट को बाइंड करके पहन लिया। जैसे ही उसने इसे पहना, उसके पूरे शरीर की ऑनरा अचानक हाइड हो गई। अब अगर उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल कोई प्रोफेशनल भी उसे देखता, तो उसे लू युआन सिर्फ एक लेवल 0 नॉर्मल पर्सन दिखाई देता। इसके बाद लू युआन ने बॉस से मिले चारों इक्विपमेंट को चेक किया। सबसे पहले था जियाओलोंग स्टाफ, लेवल 30, प्रोफेशन मेज, क्वालिटी एपिक। इसके इफेक्ट्स थे मैजिक पावर +200, माना +1000 और मैजिक स्किल्स को 50% बूस्ट। इसके अलावा जाओलोंग स्टाफ नॉन बफ मॉन्स्टर्स के खिलाफ डैमेज को 30% बढ़ाता था। इसका एक्टिव स्किल था जाओलोंग आइस फ्लेम, एक एस रैंक स्किल जिसमें एक जाओलोंग प्रकट होकर भयंकर आइस फ्लेम छोड़ता था और बड़े एरिया में मैसिव डैमेज करता था। हालांकि इसे इस्तेमाल करने के लिए पूरे 1000 माना की जरूरत थी। दूसरा था फायर रेजिस्टेंट रोब, लेवल 30, प्रोफेशन मेज, फू मास्टर, वॉरलॉक, क्वालिटी एपिक। इससे डिफेंस +100 और फायर रेजिस्टेंस +50 मिलती थी। इसका एक्टिव स्किल था फायर शील्ड, जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर 5 मिनट तक फायर डैमेज से बचाता था। तीसरा था जाओलोंग सोर्ड, लेवल 30, प्रोफेशन वॉरियर, सोर्ड्समैन, क्वालिटी एपिक। इससे स्ट्रेंथ +500 और स्ट्रेंथ तथा एजिलिटी स्किल्स को 50% बूस्ट मिलता था। इसके अलावा नॉन बफ मॉन्स्टर्स के खिलाफ डैमेज 30% बढ़ जाता था। चौथा था जियालोंग आर्मर, लेवल 30, प्रोफेशन नाइट बर्सेकर, क्वालिटी एपिक। इससे डिफेंस +300 और एचपी +1000 मिलती थी और इसका एक्टिव स्किल था रिफ्लेक्ट डैमेज, यानी अटैक होने पर 5% डैमेज वापस एनिमी को चला जाता था। चारों इक्विपमेंट एपिक क्वालिटी के थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लू युआन इनमें से सिर्फ एक ही पहन सकता था, फायर रेसिस्टेंट रोब। बाकी 3 इक्विपमेंट उसके प्रोफेशन के लिए कंपैटिबल नहीं थे। हालांकि रोब के बेसिक स्टैट्स बाकी इक्विपमेंट के मुकाबले ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन उसका एक्टिव स्किल बेहद पावरफुल था। फायर शील्ड, 5 मिनट तक फायर में लगभग इनविंसिबल। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में यह एबिलिटी उसकी जान बचाने के लिए काफी हो सकती थी। बाकी 3 इक्विपमेंट भी बेहद वैल्यूएबल थे, इसीलिए लू युएन ने उन्हें फिलहाल संभाल कर रखने का फैसला किया। सिटी वापस जाकर वह इन्हें सेल करने वाला था। उसे पूरा भरोसा था कि हर एपिक इक्विपमेंट की कीमत कम से कम मिलियंस में होगी, क्योंकि नॉर्मली किसी लेवल 30 बॉस को मारने पर ज्यादा से ज्यादा एक एपिक इक्विपमेंट ड्रॉप होता था। लेकिन लू युएन को 4 एपिक इक्विपमेंट मिले थे और इसकी वजह थी फर्स्ट किल बोनस। पहली बार बॉस को मारने पर रिवॉर्ड्स में एक्स्ट्रा बोनस मिलता था। इन इक्विपमेंट को पहनने की एक और खास बात थी। अगर आपका प्रोफेशन उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है तो आप उन्हें पहन सकते थे, लेकिन अगर इक्विपमेंट लेवल 30 से ऊपर का होता तो उसे वेयर करने के लिए प्रोफेशन एडवांसमेंट जरूरी होता। लू युएन ने फायर रेजिस्टेंट रोब पहन ली, लेकिन उसे देखकर वह खुद भी थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि रोब अचानक एक मॉडर्न कैजुअल जैकेट जैसी दिखाई देने लगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब लू युएन चाहता तो वह इसका अपीयरेंस बदल सकता था। हालांकि यह एबिलिटी दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती थी। अब ड्राईवुड टाउन का बॉस खत्म हो चुका था और लू युएन ने सोचा, यहां का काम खत्म हो गया, अब किसी दूसरे डंजन में जाकर लेवल अप करना चाहिए। इतना कहकर वह डंजन से बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया,
वहां मौजूद कई लोगों की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। आखिर जब लू युआन अंदर गया था, तब भी कई लोगों ने उसे देखा था। उस समय उसके ऊपर साफ दिखाई दे रहा था, लेवल 0। एक बिल्कुल नया अवेकेंड प्लेयर अकेले ड्राईवुड टाउन में चला गया था, इसलिए सबको क्यूरियोसिटी थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या होगा। कुछ लोग तो काफी देर पहले ही वहां से चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि लू युआन शायद डंजियन के अंदर मर चुका होगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं रुके हुए थे। और अब जब उन्होंने लू युआन को सच में बाहर आते देखा, तो सबका ध्यान उसी पर चला गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर फिर से लेवल 0 देखा, कुछ लोग हंसने लगे। उन्हें लगा लू युआन ने बस शो ऑफ करने के लिए कुछ घंटे डंजियन के अंदर बिताए और अब वापस आ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा करने की जरूरत ही क्यों महसूस की, लेकिन इससे उन्हें उसका मजाक उड़ाने का मौका जरूर मिल गया। दूसरी तरफ लू युआन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस उन डंजन्स की तरफ देखा जहां क्यू सबसे छोटी थी। अब उसके लिए असली लेवलिंग शुरू होने वाली थी। रात के 2 बज चुके थे, इसलिए अब किसी दूसरे डंजन में जाने का कोई मतलब नहीं था। लू युएन ने उस डंजन की तरफ कदम बढ़ाए जहां सबसे कम लोग क्यू में खड़े थे। वहां ज्यादातर प्लेयर्स लेवल 10 से ऊपर, बल्कि कुछ तो लेवल 20 के आसपास भी थे। जैसे ही लू युएन जाकर लाइन में खड़ा हुआ, करीब 20 साल के एक युवक ने उसे देखकर पूछा, भाई, तुम अकेले हो? लू युआन ने बस सिर हिलाकर कहा, हां। युवक ने फिर पूछा, तुमने अभी अभी प्रोफेशन अवेकन किया है ना? मेरी मानो तो किसी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को साथ लेकर लेवल अप करो, वरना कम से कम लेवल 10 से नीचे वाले डंजन में जाओ, वहां ज्यादा सेफ रहेगा। लू युएन ने मुस्कुराकर कहा, आपकी एडवाइस के लिए थैंक्स, लेकिन मैं यहां बस थोड़ा एक्सपीरियंस लेने आया हूं। उसकी बात सुनकर वह युवक कुछ पल के लिए चुप हो गया। डंजन में जाकर एक्सपीरियंस लेने के लिए अपनी जान रिस्क में डालना? उसे लगा ये लड़का सच में अपनी जान के साथ खेल रहा है। लेकिन वह बाहर का आदमी था, इसीलिए ज्यादा कुछ कहना भी ठीक नहीं समझा। आखिर हर इंसान को अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस खुद भुगतने पड़ते हैं। करीब 10 मिनट बाद आगे खड़े 4 लोग एक साथ डंजन के अंदर चले गए। साफ था कि उन्होंने पार्टी मोड सेलेक्ट किया था। जब लू युआन की बारी आई और वह गेट के पास पहुंचा, तो उसके सामने डंजन की इंफॉर्मेशन दिखाई दी। नाइट प्लेन्स, रिकमेंडेड लेवल 20, मोड मल्टीपल /डुओ/सोलो। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोलो मोड सेलेक्ट कर लिया। अगले ही पल एक चमकदार लाइट उसके ऊपर पड़ी और उसे एक विशाल प्लेन पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। यहां इस वक्त पूरी रात थी। आसमान में एक बड़ा गोल चांद चमक रहा था और चारों तरफ फैली ग्रासलैंड चांदनी में साफ दिखाई दे रही थी। यहां चलना मुश्किल नहीं था, लेकिन लू युआन ने जल्द ही नोटिस किया कि इस डंजन में दूसरे प्रोफेशनल्स भी मौजूद थे। यही नॉर्मल डंजन और ड्राईवुड टाउन जैसे स्पेशल डंजन के बीच का फर्क था। स्पेशल डंजन में अगर कोई अंदर चला जाता था, तो दूसरे लोग उसके बाहर आने या मरने तक एंट्री नहीं कर सकते थे। लेकिन नॉर्मल डंजन में कई प्लेयर्स एक ही समय पर अंदर रह सकते थे और अपने अपने हिसाब से मॉन्स्टर्स हंट करके लेवल अप करते थे। यहां सब कुछ उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता था। जहां लो लेवल मॉन्स्टर्स होते थे, वहां काफी लोग कैंप करके बैठते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉन्स्टर का लेवल बढ़ता था, वहां जाने वाले प्लेयर्स कम होते जाते थे। वजह साफ थी, हाई लेवल मॉन्स्टर्स ज्यादा ईएक्सपी देते थे, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता था। लू युआन ने इस विशाल प्लेन पर नजर दौड़ाई और सीधे इसके अंदर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि जितना अंदर जाते हो, मॉन्स्टर्स का लेवल उतना ही बढ़ता जाता है। यहां ज्यादातर मॉन्स्टर्स वुल्व्स थे और वुल्व्स हमेशा पैक में अटैक करते थे। इसी वजह से यहां लेवलिंग करने वाले अधिकांश प्लेयर्स भी पार्टी बनाकर आते थे। लेकिन लू युआन अकेला था। उसने अपने पैरों पर एक स्पीड तालिस्मैन लगाया और अगले ही पल शूम वह हवा की तरह तेज होकर आगे भागा।
स्पीड में 500% बूस्ट मिलने के कारण आसपास मॉन्स्टर्स हंट कर रहे प्रोफेशनल्स को भी समझ नहीं आया कि अभी उनके सामने से आखिर क्या चीज गुजर गई। कुछ ही देर में लू युआन लेवल 15 प्लस मॉन्स्टर्स वाले एरिया में पहुंच गया। यहां आते ही उसने देखा कि लगभग कोई प्लेयर मौजूद ही नहीं था। सामने विशाल प्लेन पर कुछ वुल्व्स आराम से घूम रहे थे और उन्हें अभी तक लू युएन की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हुआ था। लू युएन ने हाथ में एक्सप्लोजिव टैलिस्मन्स निकाले और उसकी आंखों में चमक आ गई। अब असली हंटिंग शुरू करते हैं। उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक के बाद एक एक्सप्लोजिव टैलिस्मन्स वुल्व्स की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि लू युएन का लेवल अभी सिर्फ 10 था, लेकिन उसका ईएक्स रैंक प्रोफेशन होने की वजह से उसका ग्रोथ रेट एसएस रैंक प्रोफेशन से भी ज्यादा था। इसीलिए उसके लेवल 10 के स्टैट्स भी नॉर्मल प्लेयर्स से काफी ज्यादा थे। इसके अलावा हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट के बोनस ने उसकी टैलिस्मन्स की पावर और बढ़ा दी थी। एक एक्सप्लोजिव टैलिस्मन से लगभग एक लेवल 15 मॉन्स्टर को खत्म किया जा सकता था, लेकिन सेफ रहने के लिए लू युएन ने हर मॉन्स्टर पर 2 एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स इस्तेमाल किए। उसने बस धीरे से कहा, एक्सप्लोड, और अगले ही पल धड़ाम 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 पूरी ग्रासलैंड में लगातार एक्सप्लोजन्स होने लगीं। वुल्व्स के पैक सक्किंग खुदी एक के बाद एक खत्म होने लगे और लू युएन के कानों में लगातार ईएक्सपी नोटिफिकेशंस आने लगीं। लेवल 15 ग्रे वुल्फ को मारने पर 50 ईएक्सपी प्राप्त हुआ। लेवल 16 ऐश वुल्फ को मारने पर 60 ईएक्सपी प्राप्त हुआ। लेवल 15 रेड वुल्फ को मारने पर 50 ईएक्सपी प्राप्त हुआ। इतने कम ईएक्सपी को देखकर लू युएन भी मन ही मन बोल उठा। जैसा सोचा था, नॉर्मल मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करना सच में बहुत स्लो है। अगर आसपास के किसी प्लेयर ने यह बात सुन ली होती तो शायद गुस्से से पागल हो जाता, क्योंकि नॉर्मल लेवल 10 प्लेयर आमतौर पर लेवल 7 या 8 मॉन्स्टर्स को ही अकेले मारने की हिम्मत करता था। अपने आसपास के लेवल के मॉन्स्टर से लड़ना भी मुश्किल होता था, और अगर वही मॉन्स्टर्स पैक में हो तो अकेले उनसे भिड़ना सीधा सुसाइड मिशन बन जाता था। हाँ, जिन प्लेयर्स को कोई पावरफुल एक्सपर्ट कैरी करता था वे अपने लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मार सकते थे, लेकिन पार्टी में ईएक्सपी शेयर होने की वजह से हर मेंबर को मिलने वाला ईएक्सपी काफी कम हो जाता था। दूसरी तरफ लू युएन अकेला था और उसे पूरा ईएक्सपी मिल रहा था। वह लगातार एक्सप्लोजन्स करता हुआ आगे बढ़ता गया। शुरुआत में कई वुल्फ पैक्स उस पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन कुछ समय बाद उन वुल्व्स को शायद समझ आ गया कि लू युएन उनके लेवल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब वे अटैक करने के बजाय भागने लगे, और ये लू युएन के लिए उल्टा प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि जब मॉन्स्टर्स खुद उसके पास नहीं आ रहे थे तो उसे उनके पीछे भागना पड़ रहा था। इस वजह से हंटिंग की स्पीड कम हो गई और ईएक्सपी भी धीरे धीरे मिलने लगा। फिर भी लू युएन ने उनका पीछा करना जारी रखा। धीरे धीरे उसका ईएक्सपी जमा होता गया और आखिरकार लेवल भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह प्लेन के अंदर जाता गया, वुल्व्स का लेवल भी बढ़ता गया। करीब 2 घंटे बाद लू युएन लेवल 12 पर पहुंच गया। सिर्फ 2 घंटे में 2 लेवल बढ़ाना भी आम प्लेयर्स के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अब लू युआन ने चारों तरफ देखा तो एक भी वुल्फ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वुल्व्स आखिर उससे इतना डर क्यों रहे हैं। उसने सोचा, छोड़ो, अब वापस चलते हैं। उसके पास उन्हें ढूंढने का टाइम भी नहीं था। आखिर जिस रास्ते से वह अंदर आया था वहां तक वापस पहुंचने में भी लगभग 2 घंटे लगने वाले थे। इसलिए वह मुड़ा और डंजियन एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। जब लू युआन डंजियन से बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी। वह वापस सिटी जाने वाली बस में बैठ गया और रास्ते में अपना प्रोफेशन इन्वेंटरी चेक करने लगा। वहां उसे 3 एपिक इक्विपमेंट के अलावा कई नॉर्मल और रेयर इक्विपमेंट भी मिली। छोटे मॉन्स्टर्स के पास भी इक्विपमेंट ड्रॉप करने का चांस होता था। हालांकि नॉर्मल इक्विपमेंट काफी कॉमन थीं और रेयर इक्विपमेंट मिलना थोड़ा लक की बात थी। इक्विपमेंट की क्वालिटी कई ग्रेड्स में बंटी थी: नॉर्मल, रेयर, एडवांस्ड, सुपीरियर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिकल। लू युएन को इन लो ग्रेड इक्विपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था।
उसने सोचा कि अगले दिन जब वह एपिक इक्विपमेंट सेल करने जाएगा तो इन सबको भी एक साथ पैक करके बेच देगा। घर पहुंचते ही लू युएन ने देखा कि उसके पड़ोस वाला लियू फैमिली का घर खाली किया जा रहा था, लेकिन लियू शुआंग वहां नहीं थी। सिर्फ उसके पेरेंट्स और कुछ लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे। लू युएन जैसे ही अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी लियू शुआंग के अंकल ने उसे देखकर आवाज लगाई, शाओ युएन, एक मिनट रुको। लू युएन थोड़ा रुका। उसके मन में हल्की झिझक थी, लेकिन आखिरकार वह पीछे मुड़ा और हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ बोला, अंकल लियू, कोई बात है? लियू शुआंग के अंकल गंभीर होकर उसके पास आए और बोले, श्याओ युआन, शुआंग के साथ जो हुआ उसमें हमारी लियू फैमिली की गलती है। मैं तुम्हासे इसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने झुककर लू युएन से अपोलोजाइज किया। लू युएन ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और शांत आवाज में कहा, अंकल लियू, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान की अपनी जिंदगी और अपना रास्ता होता है। मैं उसके फैसले की रिस्पेक्ट करता हूं। लियू शुआंग के अंकल ने लू युआन को ध्यान से देखा और कहा, श्याओ युआन, तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। मुझे भरोसा है कि तुम आगे चलकर तुम्हें इससे भी बेहतर इंसान जरूर मिलेगा। लियू अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। लू युएन ने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो फिर आपकी शुभकामनाओं के लिए थैंक्स अंकल लियू। इतना कहकर लियू अंकल अपने काम में लग गए और वहां से चले गए। लू युआन समझ चुका था कि शायद ड्रैगन हाउचे की मदद से लियू फैमिली अब रिच एरिया में शिफ्ट होने वाली थी। लेकिन लू युआन को उनसे कोई नाराजगी नहीं थी। यहां तक कि लियू शुआंग से भी उसे कोई मतलब नहीं था, जब तक वह खुद आकर उसके सामने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश न करे। लेकिन अगर कोई बार बार उसके सामने आकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो फिर लू युएन भी चुप नहीं बैठेगा। लियू अंकल एक लेवल 30 प्रोफेशनल थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम थी और पैसे भी नहीं थे। इसलिए वे प्रोफेशन एडवांसमेंट का क्वेस्ट पूरा नहीं कर पाए थे और आज तक कॉमन एरिया में ही रह रहे थे। लू युआन इस इलाके की हालत अच्छी तरह जानता था। अगर किसी के पास यहां से निकलकर बेहतर जिंदगी जीने का मौका हो, तो आखिर कौन इस जगह पर रहना चाहेगा? लू युआन ने थोड़ा खाना खाया, शॉवर लिया और आराम करने के लिए सो गया। अगले दिन वह झुचेंग के फुल प्रोफेशन प्लाजा की तरफ निकल पड़ा। फुल प्रोफेशन प्लाजा में प्रोफेशन से जुड़ी लगभग हर चीज मिलती थी। यहां इक्विपमेंट की शॉप्स, स्किल रिलेटेड स्टोर्स और सबसे बड़ी ऑक्शन हाउस भी मौजूद थी। इस इलाके की बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स इतनी शानदार थीं कि कॉमन एरिया से इसका कोई मुकाबला ही नहीं था। लू युएन ने कुछ दर्जन युएन के सस्ते कपड़े पहन रखे थे, इसलिए इस जगह पर चलते हुए वह बाकी लोगों के बीच थोड़ा अलग नजर आ रहा था। लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस दुनिया में किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ से होती थी। अगर उसके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ हो, तो वह अपनी जरूरत की लगभग हर चीज हासिल कर सकता था। इसी सोच के साथ लू युएन आत्मविश्वास से चलता हुआ सबसे बड़ी ऑक्शन हाउस वाली तियानहंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहुंच गया। अंदर जाते ही वह सीधे काउंटर पर मौजूद फीमेल स्टाफ के पास गया। स्टाफ ने लू युआन को देखा और प्रोफेशनल स्माइल के साथ पूछा, सर, आपको इक्विपमेंट खरीदना है या सेल करना है? लू युआन ने कहा, सेल करना है। स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, श्योर सर, आप बस इक्विपमेंट बाहर निकाल दीजिए। तियनहंग चेंबर आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस देने की पूरी कोशिश करेगा। तियनहंग चेंबर को जुचेंग का सबसे बड़ा चेंबर सिर्फ अपनी बिजनेस पावर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सर्विस के कारण भी माना जाता था। उनका प्रिंसिपल था, चाहे सामने कोई नॉर्मल पर्सन ही क्यों ना हो, उसे कुछ मिनट रिस्पेक्ट से सर्विस देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बैड एटीट्यूड की वजह से कोई पावरफुल एक्सपर्ट नाराज हो गया, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। लू युएन ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया और इन्वेंट्री से सारी इक्विपमेंट काउंटर पर निकाल दी। कुल 15 इक्विपमेंट, लेकिन उनमें से 3 इक्विपमेंट ऐसी थीं जिनसे तेज पर्पल लाइट निकल रही थी। जैसे ही स्टाफ की नजर उन 3 आइटम्स पर पड़ी,
उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये ये एपिक इक्विपमेंट है। वह आमतौर पर जो इक्विपमेंट परचेज करती थी, उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी भी सिर्फ एडवांस्ड ग्रेड तक होती थी। उसे अभी ट्रेनिंग खत्म किए हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे। ट्रेनिंग के दौरान उसने सुना था कि एक सीनियर एम्प्लॉय ने एक बार सिर्फ एक एपिक इक्विपमेंट परचेज करवाई थी और उसे मिली कमीशन लगभग उसकी 6 महीने की सैलरी के बराबर थी। और यहां उसके सामने एक नहीं बल्कि 3 एपिक इक्विपमेंट थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस बार उसे कितनी बड़ी कमीशन मिलने वाली है। उसने अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहा, सर, कृपया थोड़ा वेट कीजिए। एपिक इक्विपमेंट की हमें हमारे चेंबर के एक्सपर्ट से वेरिफिकेशन करवानी होगी। लू युआन ने शांत होकर सिर हिलाया। नो प्रॉब्लम। स्टाफ ने तुरंत पास रखे लैंडलाइन फोन से एक कॉल किया और सिचुएशन समझाई। लगभग 5 मिनट बाद एक मिडिल एज्ड मैन वहां पहुंचा। वह करीब 50 साल का लग रहा था, गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहने हुए था और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। लू युएन उसकी असली स्ट्रेंथ देख नहीं पा रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि यह आदमी प्रोफेशन एडवांसमेंट कर चुका है। जैसे ही वह मिडिल एज्ड मैन वहां पहुंचा, उसकी नजर सीधे उन 3 एपिक इक्विपमेंट पर टिक गई। उसने काफी देर तक उन आइटम्स को ध्यान से देखा और फिर जाकर लू युआन की तरफ देखा। उसने पूछा, यंग मैन, ये इक्विपमेंट तुम लेकर आए हो? लू युआन ने सिर हिलाकर कहा, हां। उस आदमी ने फिर पूछा, लेकिन ये इक्विपमेंट तुमने खुद मॉन्स्टर्स को मारकर हासिल तो नहीं की होंगी? उसने लू युएन को ध्यान से देखा। उसके सामने दिखाई दे रहा था लेवल 12। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि लेवल 12 का कोई प्रोफेशनल अकेले लेवल 10 के एक बॉस को भी मार सकता है, और यहां तो उसके सामने लेवल 30 की एपिक इक्विपमेंट पड़ी थी। लू युएन ने जानबूझकर अपना लेवल 12 दिखाया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसे लेवल 0 समझकर बेवजह शक करें या उसके पीछे पड़ें। लेकिन उस आदमी के सवाल का जवाब देते हुए लू युआन ने एक झूठी कहानी बना दी। उसने कहा, यह इक्विपमेंट एक सीनियर एक्सपर्ट ने मुझे सेल करने के लिए दी है। आगे भी मुझे उनके लिए इक्विपमेंट सेल करने का काम मिल सकता है। लू युएन कभी भी ये नहीं बताने वाला था कि उसने खुद बॉस को मारा है। अगर सामने वाला उसकी बात पर विश्वास न करे तो ठीक था, लेकिन अगर उसने सच में विश्वास कर लिया तो उसके लिए ज्यादा सुरक्षित रहेगा कि वह किसी पावरफुल सीनियर एक्सपर्ट का नाम आगे रखे। आखिर इस दुनिया में फेडरेशन और लॉज मौजूद होने के बावजूद लॉ एंड ऑर्डर बहुत परफेक्ट नहीं था। सिटी के बाहर तो खतरा था ही, लेकिन सिटी के अंदर भी कभी कभी लोग मारे जाते थे। इसीलिए लू युआन के लिए एक काल्पनिक सीनियर एक्सपर्ट का नाम बनाना और भविष्य में उसी के नाम पर इक्विपमेंट सेल करना ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी थी। मिडिल एज्ड मैन ने बात समझते हुए कहा, ऐसा है तो लगता है कि हम आगे लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन कर सकते हैं। मेरा नाम सॉन्ग यी है। यंग मैन, तुम्हारा नाम? लू युएन ने जवाब दिया, लू युएन। सॉन्ग यी ने मुस्कुराकर कहा, यंग लू, थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी इन इक्विपमेंट की सही कीमत कैलकुलेट करता हूं। लू युएन ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर आपको तकलीफ दे रहा हूं। इसके बाद सॉन्ग यी चुप हो गया और पूरी सीरियसनेस के साथ तीनों इक्विपमेंट को एग्जामिन करने लगा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। लेवल 30 की एपिक इक्विपमेंट, इनकी कीमत बेहद ज्यादा थी। ये असल में प्रोफेशन एडवांसमेंट से पहले की टॉप टियर ग्रेजुएशन इक्विपमेंट थीं। इनके स्टैट्स इतने अच्छे थे कि प्रोफेशन एडवांसमेंट के बाद भी कोई प्रोफेशनल इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता था। बाहर से लेवल 30 ज्यादा बड़ा लेवल नहीं लगता था, लेकिन इस दुनिया में लगभग 80% प्रोफेशनल्स लेवल 30 पर अटक जाते थे। वजह थी प्रोफेशन एडवांसमेंट क्वेस्ट। इस क्वेस्ट को पूरा करना बिल्कुल आसान नहीं था। जब तक प्रोफेशन एडवांसमेंट नहीं होता, कोई प्रोफेशनल चाहे कितने भी मॉन्स्टर्स मार ले, उसका लेवल आगे नहीं बढ़ सकता था। अगर ये लिमिटेशन मौजूद न होती और इंसान लगातार इन्फिनिट लेवल अप कर सकता, तो शायद इंसान अब तक वाइल्ड एरिया के ज्यादातर मॉन्स्टर्स का सफाया कर चुका होता।
इक्विपमेंट अप्रेजर का काम सिर्फ इक्विपमेंट के बेसिक स्टैट्स देखना नहीं था। उसे इक्विपमेंट से मिलने वाले ओवरऑल बेनिफिट्स, स्टैट्स और एक्टिव स्किल्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करके उसकी मार्केट वैल्यू तय करनी होती थी। आखिरकार सोंगी ने तीनों इक्विपमेंट की अप्रेजल पूरी कर ली। उसने गंभीर होकर लू युएन से कहा, ये तीनों इक्विपमेंट हमारी नजर में टॉप टियर हैं। तियनहंग चेंबर इन तीनों की 3 दिनों तक प्रमोशन करेगा और 3 दिन बाद इन्हें हमारी ऑक्शन हाउस में रखा जाएगा। इनका स्टार्टिंग बिड होगा 1 मिलियन। तुम्हें मंजूर है? लू युएन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिलियन का स्टार्टिंग बिड सुनकर लू युआन भी मन ही मन हैरान था। यह पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि जब किसी इंसान के पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ हो तो पैसा कमाना कितना आसान हो सकता है। उसने मन में सोचा, अगर उस समय मेरे फादर और उनके साथियों ने उस बॉस को मार दिया होता